Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please. माफ कीजिए, जयपुर से आपने पढ़ाई की है? सर ग्रेजुएशन मैंने जयपुर से जी। क्या विषय था? सर होटल मैनेजमेंट से किया। वो होटल मैनेजमेंट था जी। तो उसमें होटल मैनेजमेंट में डिग्री डिप्लोमा सब होता होगा ना? सर पहले डिग्री होता था, उसके बाद इग्नू से कोलैबोरेट होने के बाद अब इसमें डिग्री भी देने लगे पिछले 5 पहले क्या होता था? केवल डिप्लोमा होता था, 3 इयर्स डिप्लोमा उसको बोलते थे। अब वो 3 इयर्स फुल टाइम डिग्री हो गई सर। अच्छा, तो उस क्षेत्र में कैरियर नहीं बन सकता था क्या? सर बन सकता था, बकायदा मैंने 1 साल जॉब भी किया था। ओवरऑल कहाँ किया था? सर ओवरऑल होटल्स में आगरा। अच्छा जी। उसके बाद सर अगर इस तरफ आने का रुझान पहले से था कि हमें सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने जब पेरेंट्स से डिस्कस किया था कि ग्रेजुएशन में क्या करना है, तो हम लोगों ने प्रोफेशनल कोर्स की तरफ सेलेक्ट किया क्योंकि कुकिंग का मेरा हॉबी भी था। अच्छा। तो पेरेंट्स ने बोला कि तुम एक रादर देन गोइंग फॉर अ सिंपल ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स कर लो, और उसके साथ अगर आप जॉब करने की इच्छा हो या फिर प्रिपरेशन करने का हो, तो दिल में तो था ही कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है। तो फिर मैं जॉब 1 साल के बाद छोड़ के मैं फुल टाइम प्रिपरेशन में लग गया। तो वहाँ का काम जी तो आपने किया, और यहाँ के काम के बारे में आपने सुना होगा जी। दोनों में कौन ज़्यादा टफ होगा? बाद में टफनेस की दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ। सर दोनों की विशेषताएं अलग हैं, बट अगर चैलेंजिंग में देखें तो डेफिनेटली सर पब्लिक सर्विस है जो चैलेंजिंग हुआ, जो लोगों के बीच में रह के उनके ग्रीवेंस एड्रेस को देख के उनको सर्विस प्रोवाइड करके ग्रास रूट लेवल पे वर्किंग करना है। कई सारी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रख के लिमिटेड रिसोर्स के साथ उनको बेटर फैसिलिटी देनी है, उनको उनके हिसाब से उनको जरूरतों को पूरा करना है। तो आई थिंक पब्लिक सर्विस थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। ज़्यादा चैलेंजिंग होगा जी। अभी सॉरी, अभी बिहार सरकार की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? आप गवर्नमेंट में जाएंगे, मान लिया कि आपके सजेशन लिया जाए, तो बिहार सरकार की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? स्थिति तो आप देख रहे हैं, वो भी छोड़ करके बोलिएगा। सर प्रायोरिटी में जो सबसे पहले जो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। एजुकेशन सबसे टॉप। क्यों एजुकेशन को इतना महत्व हम लोग क्यों दें? क्योंकि सर अगर हम एजुकेशन को ज़्यादा ग्रास रूट पे महत्व देंगे तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो काफ़ी कैपेबल होगा, जो एक उसको फिर उसके नेक्स्ट लेवल में जो हमारा स्किलिंग है एजुकेशन के बाद, अगर उसको हम स्किलिंग से उसको रिग्रो करें तो एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स काम करेगा, उससे ओवरऑल डेवलपमेंट जो कंट्री का है। क्योंकि सर अगर हम बिहार की बात करें तो जो एक यूथ पॉपुलेशन है जो 15 से 35 के आसपास, 15 से 35 29 सॉरी सर 15 से 29 के बीच में जो ब्रैकेट है उसमें मोर देन 40% जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया बिहार का वो यूथ पॉपुलेशन है। तो अगर एजुकेशन को अच्छे से ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट करके फिर उसको स्किल के थ्रू प्रमोट करें तो एक काफ़ी अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बिल्डअप कर पाएंगे हम। तो एजुकेशन मेरे हिसाब से सबसे पहले प्रायोरिटी होगी। अच्छा, एजुकेशन की जो विधि जो तरीका हम लोग के यहाँ है जी, उसमें आदमी काम के लायक बन पाता है क्या? सर स्किल को माइनस कर दिए, स्किल सब की आप चर्चा कर रहे थे। स्किल तो बात की बात है, और स्किल तो बड़ा सिलेक्टिव हो गया ना। सबको तो हम स्किल का कुछ ट्रेनिंग देते नहीं। जो पढ़ाई हम लोग देते हैं बच्चों को, यूथ को जो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा उन्हें क्या बनाती है? काम के लायक बनाती है या डिग्रीधारी बेरोजगार बनाती है? सर अगर अभी तक का देखें तो कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसको अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू काफ़ी हद तक उसको कोशिश किया है करने को, ठीक करने को। सर अगर आपने जैसा कहा कि किस तरह की शिक्षा अभी की शिक्षा के हिसाब से कैसा हम बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर अभी की शिक्षा में मैं मानता हूँ कि पेन और पेपर टेस्ट टाइप हम उसको लिमिटेड कर रखा था कि बच्चों को सर्टेन ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है, इसकी डिग्री लेनी है, फिर आगे जाके वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाते हैं। क्योंकि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, वोकेशनल लर्निंग जो एक होती है 8th से 10th, अगर हम बाहर के देशों में देखें
जो जापान चाइना करते हैं, 8th से ही उन्होंने वोकेशनल लर्निंग की सुविधाएं देना स्टार्ट किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं हमारे में कुछ खामियां हैं एजुकेशन सिस्टम में, बिल्कुल हम उसको निगेट नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही खराब था, क्योंकि हमने कई सारे इसी एजुकेशन सिस्टम से आगे आके कई सारे अच्छे व्यक्तित्व के लोग भी मिले हमें। बट डेफिनेटली सर कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, जो आई थिंक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हम उसको आई थिंक हमें वैसे है कि हम उसको ठीक कर पाएंगे सर। एपीजे कलाम साहब हम लोग राष्ट्रपति बने थे, उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए थे ना जी, उनके बारे में कुछ बताया क्या सर? एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बनने से पहले वो काफी मिसाइल मैन के नाम से काफी जाने जाते थे, जिन्होंने कई सारे इसरो से रिलेटेड और स्पेस से रिलेटेड जो भी कई सारे कार्य हुए थे उनमें अपना योगदान दिया था। सर उनका एक स्कीम था जो मुझे अभी याद कर पा रहा हूँ, पूरा स्कीम जो प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, जो उनका एक स्कीम था, उनका एक ड्रीम था। उस स्कीम को जिसमें अर्बन एरियाज में चीजों, रूरल एरियाज में अर्बन एमिनिटीज को प्रोवाइड करने का था, जो कि 2020 कुछ था, उनकी किताब भी पढ़ी थी ना। जी सो जो कि बाद में कहीं ना कहीं हम स्मार्ट विलेजेस के थ्रू अब उसको देखेंगे, लेकिन हम लोग उसमें तो कुछ कर नहीं पाए। उनके सपने को साकार करने की दिशा में किसी ने कोई प्रयास तो नहीं किया है सर। प्रयासें चल रही हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि प्रयास नहीं किया, सब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्मार्ट सिटीज के साथ साथ स्मार्ट विलेज का भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे आ रहा है, जो कि महात्मा गांधी जी ने भी सोचा था, जो ग्राम स्वराज्य के थ्रू उन्होंने सोचा था। तो सर अभी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन डेमोग्राफी इतनी बड़ी है, जनसंख्या इतनी है कि उसके हिसाब से हम साथ लेके चलना थोड़ा समय तो लगेगा सर। अच्छा, बच्चों के बारे में और एपीजे कलाम साहब भारत के बच्चों के बारे में और यूथ के बारे में क्या सोचते थे सर? यूथ के बारे में जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, उन्होंने एक साइंटिफिक माइंडसेट का काफी सोचा था, जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी जो साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है, उसको एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बुक के माध्यम से, अपने जो उनकी स्पीचेस जो जहाँ तक मैंने देख रखी है, उन्होंने वो साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक एक स्किल्स जो माइंड में होता है, ताकि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए बच्चे के माइंड में। इट्स नॉट लाइक कि कोई बुकिश चीजें चलनी चाहिए, आपके पास एक क्वेश्चन, आई मीन यू हैव अ पावर टू आस्क क्वेश्चंस टू, फिर उसको क्वेश्चन करें, उसके बारे में समझें, उसकी रीजनिंग को समझें, फिर अपने माइंड को उस तरह से डेवलप करें कि जो ह्यूमन रिसोर्स हो वो एक काबिल ह्यूमन रिसोर्स बन पाए। वो बच्चा भी जाते थे, बच्चों को कहते थे कि सपने देखो जी, सपने देखो कहने का मतलब हुआ सपने देखो जी, सपने देखो से उनका क्या तात्पर्य? सर सपने देखो का उनका दिन का सपना या रात का सपना? सर सपने देखो का उनका एक फेमस कहावत भी है कि सपने वो नहीं है जो तुम नींद में देखते हो, सपने वो है जो तुम्हें सोने नहीं देते। तो कहीं ना कहीं उनका सपनों का तात्पर्य था कि एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, एक तुम्हारा एम्बिशन होना चाहिए लाइफ में। अगर तुम आए हो तो देश के प्रति, समाज के प्रति तुम्हारी एम्बिशन होनी चाहिए। उस एम्बिशन को पूरी करने के लिए तुम सपने देखो बड़े बड़े, और उसको पूरी करने की पूरी ताकत है। कहीं ना कहीं सर मैं स्वामी विवेकानंद से उनका लिंकअप समझता हूँ। You are from Gopalganj. जी। Gopalganj is good for what? सर गोपालगंज इज गुड फॉर मेनी थिंग्स। आई मीन पहले तो उसका रिलीजियस टूरिज्म का एक महत्व है, जो कि थावे और हुसेपुर, दिगोली की कई चीजें मानी जाती है। दूसरा सर ये फेमस है गन्ना की खेती के लिए भी काफी फेमस है, शुगर केन एग्रीकल्चर के लिए। प्लस मैं कहूँ तो सर काफी फेमस district is this maximum sugarcane production. Which district is forward? Means ahead of all other districts in Bihar. सर मुझे Maximum sugarcane production there. That is just nearby your district. सीवान, West Champaran. वेस्ट चंपारण, बेतिया। Okay. And जी सर तीसरा मैं देखूं तो गोपालगंज ने काफ़ी अच्छी पर्सनालिटीज़ को भी दिया है, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री में हो या फिर पॉलिटिकल सेटअप में हो। मूवी इंडस्ट्री सर मूवी में एक तो अभी सबसे फेमस है पंकज त्रिपाठी, जो कि गोपालगंज के ही हैं। What about the sex ratio? Sex ratio. Yes. So sex ratio is 10:1. It's a child sex ratio. Where it is highest in Bihar? So it's a Gopalganj. जी. That is a very good thing. हाँ जी. Gopalganj. जी सर. Okay. What is good governance? सर गुड गवर्नेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि गवर्नेंस के 2 स्टेप्स आगे कर सकते हैं।
गवर्नेंस का नेक्स्ट स्टेप गुड गवर्नेंस होगा, जिसमें बाय वी इंश्योर मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर रेस्पॉन्सिवनेस. द गवर्नेंस शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट, मोर गवर्नेंस, मोर answerability should be there. There should be accountability for the officers as well, so that, and the most important, the public participation. That is the most important in good governance, so that the people should not be feel like left apart. It should be included. Public should be included in that. So that's the good governance. Okay. Your option is Pavaya. जी. And you are coming from the hotel management. जी. How the both things are related? सर कहीं ना कहीं मैं देखूं तो सर बोथ आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड सर एक अगर देखें तो बोथ आर काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एक अगर पब्लिक फील्ड में है तो एक प्राइवेट फील्ड में था, तो कहीं ना कहीं चीज़ें लिंक थी. अगर इफ आई वुड लाइक टू कनेक्ट थिंग्स लाइक व्हाट आई थिंक्स आई लर्न देयर इन होटल मैनेजमेंट, that how to understand the resources are there, how to interact with the guest on a primary level, to understand their demands, to understand their grievances, because I was a part of the front office team. So उनका regular जो grievances था, उनको उस resources जो available resource हैं होटल के, उसके हिसाब से कैसे उनको manage करें, grievance redressal कैसे करें, human resource manage कैसे करें, इन सब चीज़ों को relate कर सकते हैं. Okay, you are talking about the human resource. जी. Okay, what is resource? Resource is related to something that facilitate your work. I mean, any kind of thing that if you're going for some work, that any kind of things that supports your that work to be completed on the desired time with minimum time. Your hobby is this comedy, so watching comedy. So just 2 days, yesterday, one comedian was beaten by some public persons. Are you aware about it? Sir, a little aware about it. I mean, he's from Muslim community. I'm not remembering the exact name. Aware about the community. They are not concerned. He is a comedian. He is a comedian. Yes, so just calling the link. Just not telling the Okay. What about the center-state relation? What is your view upon it? It is towards the decentralization or centralization? Center is accumulating, what I mean to say, center is accumulating more and more power in recent time, or center is devolving this power to the state. What is the trend you are observing? So central-state relation. Which example? Yes. So central-state relation is always been a tussle topic that has always been used. What I observe that there are certain considerable level of decentralization on different parts, because we have that 7th schedule where things are allocated as per the need. But if you look after the COVID times, I feel like Central has some strong powers in that, where Central has somehow centralized orders. I mean, there were consultation with the states, but what the laws were there, like Epidemic Disease Act and all, it has more centralized tendency, which has less trickle down approach, where Central was pushing certain things. What is trickle down approach? Trickle down approach means, that means that if I am extending something, it will automatically goes to the lower level of authorities, and then it will work according to that. Okay. So I feel that in COVID times there are certain upper hand for the central government, but there were discussions. It always been a debatable topic. But if you look after the Panchayati Raj things and all, there are the centralizations. And what is the new pattern? New pattern we are talking about. New example, anything you have in mind? New example you have about central and state relationship? So central state relations, recently that was a farm bill what was much in the news regarding this, where central feels that their power of legislation on agriculture was being compromised. And then CAA law was also in many states like Kerala and other states was also opposed by the state government. Even the state government reached to the Supreme Court as well. So definitely there are apprehension, and state government somehow feels that central government is usurping the power somehow. But I think we need to think more on this. हेनरी फियोल ने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस बताया? सर जहाँ तक मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, हेनरी फियोल ने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही बोला है. उन्होंने ऐसा कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन व्हाटसोएवर फील्ड इट इज. किसने डिफरेंशिएट किया? अगर हेनरी फियोल ने दोनों को एक ही बोला,
तो किसने डिफरेंशिएट किया? सर अभी रिकलेक्ट पब्लिक पॉलिसी अप्रोच का फाउंडर कौन है? He's from Israel. He's from Israel. What is the significance of public policy approach? So public policy, I think, is the most important part of any statecraft. I mean, public policy is the foundation where the state forms. Public starts from the policy formulation and goes to the till feedback stage, and then then again it joins the policy formulation. And without policy, there will be a kind of to what extent public policy is science? Sorry, sir. To what extent policy making is science? They argued for making public policy science. Is it really science? Policy making? Policy science. Okay. Niskanen and Buchanan का क्या role है? Niskanen and Buchanan. They said about democracy में efficiency possible है कि नहीं है? जी. Somebody said democracy में efficiency possible नहीं है. Good governance is all about efficiency. Right, sir. Right? Over governance, is it good governance? So over governance is not good governance. But you just not said governance and governance and governance. So I say like governance to be in different means, like there could be good governance in the sense like What was NPM? it's a new public management. So it is, I think, the next step of public administration where the orthodox was challenged by the then scholars. Who was Duarte Waldo was there. Yes. So what was the idea behind NPM? So the idea behind NPM is to challenge the orthodoxy and to reincarnate the public administration, where people's participation would be there, public choice approach was there, and related to this. Thatcherism? Yeah. क्या था? So Thatcherism is calls for that minimal state. Thatcherism and Reaganism, where like State is बहुत पुराना है. जॉन लॉक ने सबसे पहले minimal state को concept किया था. so basically they talks about like a state. Rolling out of a state. What does it mean? Sorry, sir. What did you- Rolling out of a state. So I think it's called they call for less involvement of a state. I mean the state should not be like nanny state. It should not cover entire government things. Rather the Government has no business to stay in business. right. That is the core of NPM. Government has no business to stay in business. NPM. Now tell me, hospitality sector बिहार में कहाँ पर डेवलप हो सकता है? यहाँ पर अर्बन एरिया तो सिर्फ 12-13% है. On the other hand, many states have shifted hospitality from urban area to rural area. We know very well Bihar has more than 80% rural area. So what are the potential of extending hospitality in rural area? सर जहाँ तक मैंने स्टडी की है बिहार में अभी हॉस्पिटैलिटी के पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा हैं. अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, उसके थ्रू जो सर्किट्स डेवलप किए जा सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमने स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके रूरल सर्किट के अंदर गांधी सर्किट को डेवलप करना शुरू किया है, जिसमें भितरवा, मोतिहारी एंड वेस्ट चंपारण को कनेक्ट करने का उन्होंने शुरू किया. गांधी जी ने जहाँ स्टे किया था, पहला स्कूल जो उन्होंने भितरवा में किया था, तो इनको पूरे को रूरल सर्किट में वी कैन मगअप देयर. देन वी कैन ऑल्सो कनेक्ट द नालंदा, राजगीर एंड दिस बुद्धिस्ट सर्किट्स, द जैना सर्किट्स. सो इस लोकेलिटी में अगर इनको हम कनेक्ट करें, सर अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें पटना के बारे में कहा गया जो माइस है, मीटिंग इंसेंटिव एंड कन्वेंशंस, उसमें पटना काफ़ी डेवलप कर रहा है. तो अभी रिसेंटली पिछले 3-4 सालों में हॉस्पिटल इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो हुई है, लाइक कुछ 5 स्टार होटल्स खोले गए. तो एक रूरल सर्किट के ऊपर हम डेवलप कर सकते हैं, बुद्धिस्ट सर्किट है,
We can also think on the You Sita. know, one thing there is one growing concern that has been reported in FICCI report also that hospitality develops, that's a tragedy, along with wine. जहाँ पर शराब नहीं होगा वहाँ हॉस्पिटलिटी नहीं बढ़ सकता और हमारा स्टेट तो प्रोहिबिशन वाला स्टेट है। जी सर, ऐसा कहा जा सकता है, बट जो अदर ड्राई स्टेट्स हैं जैसे अगर हम देखें गुजरात को, देयर इज डिफरेंस। गुजरात में वो ओपन सिस्टम है। हाँ तो सर देयर आर सर्टेन प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट इट। सर बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो सर्किट्स हम डेवलप करेंगे जो रिलीजियस टूरिज्म के थ्रू जो बिहार में जिसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि जो दोज पीपल हु कम्स टू बिहार फॉर रिलीजियस पर्पस definitely I mean won't consume that kind of liquor and all things. So I think Thank you. thank you sir.